वन नेशन वन इलेक्शन कितना बड़ा फैसला साबित होने वाला है, इसे आप इस बात से भी समझ सकते हैं कि आज ही पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, जिनकी अध्यक्षता में यह रिपोर्ट तैयार हुई है, उन्होंने भी इसे गेम चेंजर बताया। रामनाथ कोविंद ने कहा कि यह मुद्दे किसी राजनीतिक पार्टी के लिए हित अहित का है ही नहीं, देश के हित का मुद्दा है। यह गेम चेंजर साबित होगा। उन्होंने कहा कि अर्थशास्त्रियों का यह मानना है कि इसे लागू करने के बाद देश की जीडीपी 1.5% बढ़ जाएगी बॉस। यानी अभी ही दुनिया मुंह बाए देखती है कि अरे बाप रे, हम लोगों से 1.5-2% की ग्रोथ रेट नहीं हो रही। भारत की अर्थव्यवस्था रॉकेट बनी हुई है। रामनाथ कोविंद कह रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन आ गया, बार बार जो है चुनाव की वजह से सरकारी काम रुकने बंद हो गए, बार बार का खर्चा बंद हो गया, देश की जीडीपी 1.5% भाग जाएगी आगे। आप सोचिए देश के लिए कितना बड़ा ये गेम चेंजर होने जा रहा है जो नरेंद्र मोदी कर रहा है। लेकिन नरेंद्र मोदी कोई डिसीजन ले और इंडी गठबंधन छाती ना पीटे, ऐसा कैसे होगा बॉस? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। भले ही लोग कहते रहे कि देश के लिए अच्छा फैसला है, लेकिन इंडी गठबंधन को तो हर बात में मोदी विरोध करना है। इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध ऑलरेडी शुरू हो चुका है। वन नेशन वन इलेक्शन को जैसे ही पीएम मोदी ने मंजूरी दी, वैसे ही इंडी गठबंधन तिलमिला गया। अरविंद केजरीवाल बोलने लगे कि देश को चाहिए एक राष्ट्र एक शिक्षा, एक राष्ट्र एक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली, एक राष्ट्र एक चुनाव। नहीं चाहिए भाई, आपको लग रहा ना नहीं चाहिए, पब्लिक तो कह रही है कि चाहिए। और आप वन नेशन वन हेल्थ दीजिए ना भाई, वन नेशन वन एजुकेशन दीजिए, किसने रोका है? ममता बनर्जी कह रही है कि असंवैधानिक और संघीय व्यवस्था विरोधी बताया है उन्होंने इसको। उन्होंने कहा कि विपक्ष की चिंताओं को नजरअंदाज कर दिया गया, हम दिल्ली की तानाशाही सनक के आगे नहीं झुकेंगे। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने कहा कि यह अव्यवहारिक है, लोकतंत्र विरोधी कदम है, इससे संघवाद खत्म हो जाएगा, क्षेत्रीय आवाज दबा दी जाएगी। मतलब अभी वन नेशन वन इलेक्शन के सिर्फ कैबिनेट ने मंजूरी दी है, संसद में बिल आएगा, बिल में क्या है अभी इन लोगों को कुछ नहीं पता। लेकिन मोदी ला रहे हैं तो विरोध करना है। और इंडी गठबंधन को अभी से लग गया कि मोदी सब खत्म कर देंगे। एक बार इंडी गठबंधन के लोग क्या कह रहे हैं सुनिए जरा, फिर आपको बताता हूं कि यह संभव है या नहीं है और कैसे होगा यह सब। ये जो बिल आ रहा है ये फेडरल स्ट्रक्चर को पे एक सवालिया निशान लगाता है। ये वो सरकार है जिसने फेडरल स्ट्रक्चर को आए दिन उस पर हमला करने का काम किया है। सवाल ये भी उठता है कि ईवीएम मशीन्स पे जनता के बीच में इतने सवाल हैं, क्या उसका जवाबदेही कोई तय कर रहा है? सवाल ये भी है इलेक्ट्रल डेमोक्रेसी को ये कहां तक स्ट्रेंथन करेगा? ये बिना ड्राफ्ट आए देखे क्या कहना है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर उसमें कोई बात तर्कपूर्ण नहीं है, उचित नहीं है, तो विपक्ष उसे होने नहीं देगा। मुझे ये नहीं समझ में आता कि अगर 5 साल के लिए एक निर्वाचित सरकार है और वो सरकार बीच में अल्पमत में आ गई तो आप क्या करेंगे? क्या आप एक चुनी हुई सरकार का दोबारा मिड टर्म इलेक्शन नहीं होगा? ये जो फेडरल स्ट्रक्चर है तो इतना सारे स्टेट्स है, अपना अपना हिस्ट्री है, अपना अपना जियोग्राफी है, अपना अपना पॉलिटिकल केमिस्ट्री है, तो इस देश में ये पॉसिबल नहीं है। ये लोग जो ये बता रहे हैं कि इस देश में ये पॉसिबल नहीं है, उन्होंने पॉसिबल ना होने के लिए क्या तैयारी की कि भाई ये नहीं होगा? क्या रिपोर्ट है? एक कमेटी 18,000 पन्नों की रिपोर्ट दे रही है, वो कह रही है पॉसिबल है, ये बैठे बैठे कह रहे हैं कि पॉसिबल नहीं। और ये वही लोग हैं जो कहते थे कि अरे मोदी कह रहे हैं कि देश में साफ सफाई होनी चाहिए, कौन साफ सफाई करेगा? पॉसिबल है? हुआ ना पॉसिबल बॉस। लोग आज कचरा फेंकने के बजाय जेब में रख के डस्टबिन में डालने लगे ना, धीरे धीरे खुले में शौच बंद होने लगा ना बॉस, गरीब को घर मिलने लग गया ना, अकाउंट में पैसा डायरेक्ट आने लग गया ना। जो लोग कहते थे ये यूपीआई होगा, सब्जी वाला जो है क्या मशीन लेके चलेगा, लोग पैसा लेके घर से निकलना बंद किया, मोबाइल से पेमेंट कर रहे हैं ना बॉस। इन लोगों को तो हर चीज इम्पॉसिबल लगता था, तो इनको लग रहा है कि वन नेशन इलेक्शन नहीं हो सकता, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन विपक्ष पूरा खर्चा पानी लेकर अभी से वन नेशन वन इलेक्शन के विरोध में उतर गया है। अभी तो बिल आया नहीं है, जब संसद में पेश होगा तो वहां विपक्ष अपनी बात रख सकता है। दूसरी बात, वन नेशन वन इलेक्शन कोई नई बात भी नहीं है। देश में 1967 तक चुनाव होते थे एक साथ, तो ये कैसे कह रहे हैं ये लोग 67 में हो जाता था, अब नहीं हो सकता है? ये तो गलत बात कह रहे हैं कि ये पॉसिबल नहीं है। तीसरी बात, दुनिया के कई बड़े देशों में एक साथ चुनाव होते हैं, बहुत आराम से होते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। वो कर सकते, हम नहीं कर सकते। इन लोगों की यही सोच कि वो कर सकते हम नहीं कर सकते, भारत को रोके हुई थी, जो 2014 के बाद चेंज हुआ।
चौथी बात, वन नेशन वन पैनल ने कई देशों के वन नेशन वन इलेक्शन को स्टडी किया है। सिर्फ हवा में इसकी सिफारिश नहीं की गई है। जर्मनी, जापान, इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका, स्वीडन, बेल्जियम, फिलीपींस, सब जगह एक साथ चुनाव हो रहे हैं। पांचवी बात, अगर एक साथ चुनाव कराने से देश का वक्त बच रहा है, पैसा बच रहा है, बार बार चुनाव आचार संहिता लग जाती है, काम रुक जाता है, वो काम रुकना बंद हो जाएगा बार बार, जनता का टाइम बचेगा, पैसा बचेगा, आपको दिक्कत क्या है भाई? भाई आप 5 साल बाद या बीच बीच में जब चुनाव होते हैं उस वक्त अगर नरेंद्र मोदी को हरा सकते हैं तो एक साथ में भी हरा दीजिए। इसमें क्या बड़ी तूफानी बात है? जो आपके लिए रिस्क है एक साथ चुनाव होने पर, वही मोदी के लिए भी है। लेकिन इनको समझना ही नहीं है, हर चीज में विरोध करना है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि दुनिया में कहीं वन नेशन वन इलेक्शन नहीं होता है और मोदी सिर्फ भारत में इसको लेकर आ रहे हैं। भाई इंडोनेशिया बड़ा देश है, वहां 2019 से सारे चुनाव एक साथ हो रहे हैं। इसी साल फरवरी में इंडोनेशिया में सारे चुनाव एक साथ हुए। 20 करोड़ लोगों ने एक दिन में वोट डाला। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सांसद, विधायक, पार्षद सब एक साथ चुन दिया भाई। स्वीडन में भी ऐसा ही सिस्टम बना हुआ है कि वहां पार्लियामेंट से लेकर नगर पालिका तक सारे चुनाव एक समय पर एक साथ होते हैं। हर 4 साल में सितंबर के सेकंड संडे को वोटिंग होती है जिसमें पूरा देश एक साथ वोट डालता है, काम खत्म। साउथ अफ्रीका में संसद और विधानसभा के चुनाव एक साथ होते हैं। फिलीपींस में 1995 से संसद और विधानसभा के चुनाव एक साथ हो रहे हैं। इसके अलावा ब्राजील, बोलीविया, कोलंबिया, कोस्टारिका, कई देश हैं भाई जहां एक साथ चुनाव होते हैं। और भारत इतना आधुनिक होता जा रहा है, दुनिया में भारत का यूपीआई चलने लग गया बॉस, और ये कह रहे हैं कि हम एक साथ चुनाव नहीं करा सकते। यही इन लोगों के सोच की प्रॉब्लम है कि हो नहीं सकता। और नरेंद्र मोदी की सोच है कि ये कैसे नहीं होगा। देश में एक साथ सारे चुनाव कराने का मुद्दा कोई आज का है भी नहीं। इसकी कोशिश इंदिरा गांधी के जमाने में 1983 से चल रही थी, लेकिन इंदिरा गांधी की सरकार ने तब इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। इसके बाद 1999 में इस मुद्दे पर लॉ कमीशन ने तब सिफारिश की जब अटल जी की सरकार थी। अब जाकर इतने सालों में नरेंद्र मोदी ने इस पर कदम बढ़ाया। नरेंद्र मोदी एक तरफ देश हित के बड़े फैसले ले रहे हैं, कांग्रेस अपनी उसी राजनीति में फंसी है जिसमें कभी अडानी का मास्क लगाकर संसद में नौटंकी होती है, कभी अडानी की टी शर्ट पहन के ड्रामा होता है। आज कांग्रेस ने संसद में प्ले कार्ड्स लेकर प्रदर्शन किया, अडानी के नाम पर नारेबाजी हो रही थी और हाथ में पोस्टर लिए हुए थे। लेकिन आज केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी कांग्रेस को उसी के स्टाइल में जवाब दे दिया। कांग्रेस पीएम मोदी और अडानी की तस्वीरें संसद के बाहर लहराती है। आज गिरिराज सिंह सोनिया गांधी और जॉर्ज सोरोस का पोस्टर लहराने लगे। लो, हमको नहीं छपवाने आता है क्या? हम भी छपवा दिया। बताओ, उस जॉर्ज सोरोस और सोनिया गांधी का फोटो ले आए। तुम अडानी मोदी कर रहे हो, वो सोनिया सोरोस करने लग गए। बीजेपी आजकल एकदम एक के बदले 4 देती है। संसद के बाहर लड़ाई चल रही है, संसद के अंदर भी खूब टकराव हो रहा है। आज भी राज्यसभा में हंगामा हुआ है भाई। उपराष्ट्रपति को लेकर सदन में बीजेपी के नेता जेपी नड्डा और कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे भिड़ गए। कल मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया था कि राज्यसभा में भेदभाव होता है, विपक्ष को बोलने का मौका ही नहीं मिलता। आज जेपी नड्डा ने इन आरोपों को यह कहकर झूठा बताया कि सभापति की तरफ से नेता विपक्ष को कई बार बोलने का मौका दिया गया। उन्हें कई बार सभापति के चेंबर में आने और बातचीत करने का न्योता तक दिया गया, लेकिन नेता विपक्ष सभापति से मिलने ही नहीं आते।